बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सच्ची बात तो ये है कि लोग जो हैं वो रात जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हुआ है उस तकलीफ या दुख से निकल नहीं पाए। और जाहिर है जब आप वहाब रियाज जैसे लोग और मोहसिन नकवी जैसे लोगों को क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं। किसी ने बड़ा खतरनाक जुमला कहा कि जो हमने हॉकी का जवाल पाकिस्तान में देखा है, यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का भी वो जवाल शुरू हो गया। और आज अंदाजा कीजिए कि शेख रशीद जिनका ताल्लुक कोई स्पोर्ट्स से नहीं है, वो कह रहे थे कि आज अफसोस का दिन है और ये टीम अगर ख्वाजा सराओं के साथ भी खेलती तो भी हार जाती। और पाकिस्तान में लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब देखिए कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। भारत के खिलाफ शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी और पाकिस्तान ने अपनी जो कम दर्जा परफॉर्मेंस है वो दी है। और ये इस किस्म की बातें हैं। अगर इस मुल्क में मेरिट होता तो मोहसिन नकवी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का सरबराह ना होता। मेरिट होता ये वहाब रियाज, क्या उसका ये जो दम छल्ला बना हुआ है इसका मोहसिन नकवी का, आप उसके वो इतलात है खिलाड़ियों से वो बदतमीजी करता है, इस तरह से डिफेक्टो किस्म का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर इस मुल्क में मोहसिन नकवी किसी का चहेता है, अगर किसी को मोहसिन नकवी इतना ही पसंद है तो वो अपने इदारे के किसी महकमे का इसको सरबराह क्यों नहीं लगा लेते? क्यों इस कौम के साथ आप जुल्म कर रहे हैं? इस मुल्क के पास एक स्पोर्ट्स है जिसको लोग एंजॉय करते हैं। और रात कोई हारा हुआ मैच नहीं था। अफसोस लोगों को इस बात का है कि रात जीता हुआ मैच हम नहीं जीत पाए और हम हार गए हैं। 48 गेंदों पे 48 गेंदें, 8 विकेटें आपके पास हैं। जिस तरह नसीम शाह लड़ सकते हैं आप लोग क्यों नहीं लड़ सकते? बहुत दुख और तकलीफ की बात है। और मैं देख रहा हूं लोगों के चेहरों के ऊपर जो मायूसी है और जो मैं रात से लोगों की राय सुन रहा हूं। मेरे ख्याल से बगैर किसी देर के मोहसिन नकवी किसी का प्यारा है तो वो उसको अपने किसी महकमे में ले जाए। इसको फौरी तौर पर सैक करना चाहिए। वहाब रियाज जैसे इस शख्स से जान में छुड़वानी चाहिए। क्या मजाक आपने हमारा दुनिया में बनाया हुआ है? ये बातें अब जरा एक और चीफ साहब की बात कर लेते हैं। और चूंकि अब मसला ये है कि रात टीवी के ऊपर मैच था, लाइव मैच था, उस मैच को ये नहीं किया जा सकता कि फॉर्म 45 का ये नतीजा है तो फॉर्म 47 का ये नतीजा हो जाएगा। वहां लोगों ने देखा कि चले बॉलर्स ने जिस तरह भी है 120 कोई रन है आज के T20 के अंदर, और फिर चले कोई ऐसी पिच भी मुश्किल नहीं थी कि आप 48 पे 48 रन ना बना सके, यानी 8 ओवर्स में 48 रन नहीं बना सकते 8 विकेटों के साथ, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? खैर, तो अब अगली बात जो फॉर्म 45 और 47 है तो फिर वो कौन सा चीफ है? फिर वो भी एक ऐसा ही चीफ हमारे ऊपर वो है लगा हुआ है, सिकंदर सुल्तान राजा, और उसका काम भी यही है। अब जरा वो चीफ साहब भी अपनी गेम करने के लिए तैयार है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब जानते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना था जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बैठे हुए थे। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप अपने फॉर्म 45 ले आए, आप अपने फॉर्म 45 ले आए, हम देख लेते हैं, जो जीतेगा पता चल जाएगा। फिर उनका आप बयान हल्फी भी दें और उसके साथ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जो फोरेंसिक है वो भी बाहर से करवा लूंगा। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की और जो अफसरान सारे हैं उनकी दौड़े लग गई कि ये तो काम खराब हो जाएगा, ये तो हमारी वारदात पकड़ी जाएगी, ये तो फॉर्म 45 पकड़ा जाएगा। तो उसके बाद वो भागम भाग गए अपनी हुकूमत के पास। तो हुकूमत ने क्या किया, फौरी तौर पे एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें बताया जनाब कि वो ना हम रिटायर्ड जो लोग हैं जजेस वो भी लगा सकते हैं। भाई रिटायर्ड क्यों लगा सकते हैं? क्या आपको हाईकोर्ट ने जजेस नहीं दिए? क्या वहां पे कोई इतना बड़ा बर्डन बढ़ गया है? तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसकी आड़ लेके इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। तो इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। फिर उसके बाद नोटिस जारी कर दिए और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी महफूज कर लिया इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का। और आज दिन 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो तब्दीली है उसका फैसला सुनाएगा। और अब उस हवाले से मुमकिन क्या रिजल्ट हो सकता है या क्या फैसला हो सकता है, वो ये है कि जनाब ये जो 3 हलकों का मामला है ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से लेके किसी दूसरे रिटायर्ड जज को देकर ट्राइब्यूनल में मुंतकिल किया जा सकता है। यानी अब उन्होंने ये फैसला ये गालिबन ये कर लिया है कि वो किसी हाजिर सर्विस जज को नहीं देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हाजिर सर्विस जज को आप क्यों नहीं देंगे? क्या वजह है कि आपको इंसाफ से आप भागते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो ये तो आपके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। देखिए, आप तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से लेके
किसी मनपसंद रिटायर्ड जज के पास लगा देंगे, वो रिटायर्ड जज जो है वो लटका भी देंगे और अगले 5 साल आपके यूं ही गुजर भी जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि फॉर्म 47 के सहारे खड़ी जो हुकूमत है वो फॉर्म 45 से मुतल्लिका सवालात के जवाबात नहीं दे सकी, और फिर आपने जो ऑर्डिनेंस की आड़ लेके 8 फरवरी के ऊपर उठने इलेक्शन के ऊपर उठने वाले सवालात हैं वो शायद हुकूमत के लिए भी एम्बैरेसिंग थे, तो हुकूमत भी वो जवाब नहीं दे पा रही थी। और इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही जिस तरह बाकी इदारों का बेड़ा गर्क हो चुका है, इलेक्शन कमीशन भी उन इदारों में से एक है। और इलेक्शन कमीशन ने तो कसम खा ली हुई है कि उसने इस मुल्क के लोगों के जो मैंडेट है उसको नहीं देखना, उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो जिस तरह मोहसिन नकवी आप देखेंगे कि तारीख का क्या किरदार बनेगा, सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी इस तारीख के अंदर कोई अच्छे किरदार के ऊपर याद नहीं रखे जाएंगे। अब वो बेशक ये कहते रहे कि जनाब देखिए हम जो है हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हम तो चीफ जस्टिस के पास गए थे, हम तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास गए थे, तो जी हमें वो जजेस नहीं मिले, जिसके बाद हमने ये ब्यूरोक्रेसी की और ब्यूरोक्रेसी एक बार फेल हो गई। बुनियादी बात यह है कि आप करना चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। अब इमरान खान है वो सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट किस बात की बांधनी है? इस बात की, जाहिर है कि देखें ये जो सारा कुछ आपने किया है ये आप कौम के मैंडेट को, इमरान खान को जो कौम ने दिया मैंडेट, आप उस मैंडेट को लेके आगे पीछे कर रहे हैं। तो इमरान खान क्या करेंगे? इमरान खान बाहर निकलेंगे। इमरान खान जो है अब तो आप ये भी नहीं कह सकते ना उन्होंने इंतजार नहीं किया ट्राइब्यूनल्स का, तो वो अपनी कौम से बाहर निकलेंगे। और कौम तो आप देख लीजिए कितनी फ्रस्ट्रेशन है आपके खिलाफ। आप फायरवॉल लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए, लेकिन फायरवॉल से आपके मसले हल हो जाए तो क्या ही बात है। और यही बात आज शेख रशीद कह रहे थे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसकी हैसियत गंगू तेली से ज्यादा नहीं है। और उन्होंने बड़ी खुल के बात की, उन्होंने कहा देखिए जिस तरह से आप आलिया हमजा को और सनम जावेद को घुमा रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। और उनका कि लोग केसेस की शक्ल में मर गए हैं, सब बेगुनाहों को माफ़ी मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि वो आम माफ़ी का ऐलान करें। फिर इमरान खान ने कहा, फिर शेख रशीद ने कहा देखिए इस मुल्क में जो अदम एतमाद है वो मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। यानी वो कह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था आपने वो इस्तेमाल करके लोगों के ज़मीर खरीदे हैं और इमरान खान की जो हुकूमत है वो गिराई है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने हर चीज़ को सियासत की नज़र कर दिया है। फॉर्म 47 और 7 की जो लड़ाई है वो इनको घड़े में लेकर जाएगी। और जाहिर है मैशत की तबाही है, मैशत इनसे संभल नहीं रही और ये अरेंजमेंट करे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कहते हैं जी वो 9 मई के केसेस में अदालतें जो है वो सजा नहीं देती। अब ज़रा आप एक मामला देखिएगा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा है और वहाँ पे आज जज साहिबान ने फैसला सुनाना था और आपने जब और कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ है, आपने वहाँ पे अदालत को ही आज बंद कर दिया है। और उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पुलिस ने वहाँ पे तमाम रास्तों को सील कर दिया है। और उमर अयूब साहब ने वहाँ से वीडियो पैगाम भी जारी किया और वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो हमारी पेशी को रोकना चाहती है ताकि हमारी जमानत ना हो सके। पहले आप क्या कहते हैं कि जनाब वो आप रिकॉर्ड पेश नहीं करते, रिकॉर्ड पेश करने के बाद आप इस किस्म की करते हैं, यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने यहाँ से जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं, और आपको याद होगा ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हैं इन जजेस को लगाने के ऊपर भी बहुत तनाज़ा किया गया था। और यही वो वजह है कि जब आपके पास सबूत नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, आप उनको जमानतें देंगे या रिहा करेंगे। अब आप कहते हैं नहीं जमानतें या रिहा ना करें, चूंकि हम चाहते हैं कि हमने इनको कैद रखना है तो आप बस इनको कैद रखें, ये इनकी सूरत हाल है। अब आते हैं इमरान रियाज साहब की तरफ। क्या इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी का फिर परवाना जारी कर दिया गया? वो हज पे जाना चाहते हैं लेकिन आप उनको हज पे नहीं जाने दे रहे, कभी इधर घुमा देते हैं कभी उधर घुमा देते हैं। और उसके बाद अब इमरान रियाज साहब बता रहे हैं कि उन्हें इत्तलात ये मिली हैं कि जो FIA का साइबर क्राइम विंग है उसको एक बार फिर टास्क दिया गया है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि आपने उनको किस केस में गिरफ्तार करना है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि यहाँ पे शाही फैसले होते हैं और गिरफ्तारियाँ होती हैं तो सारी बात आगे हो जाती है। अच्छा, इससे हट के अब आगे चल के अगली जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या आपकी जो स्टॉक मार्केट इस वक्त मंदी का शिकार है, 512 पॉइंट्स आपकी स्टॉक मार्केट गिर गई है,
क्या उससे मसला हल हो जाएगा? क्या IMF का मसला हल हो जाएगा? यानी ये क्या आप कर क्या रहे हैं, इस माशरे के साथ आप करना क्या चाहते हैं, इस माशरे को आप क्यों इस घुटन के अंदर लेके जाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से किसी को सोचना चाहिए, वरना फिर जो लावा है वो कहीं ना कहीं फट ही जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।